नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने अनुवाद का 3 पार्ट अपलोड कर चुका है। आपने वो 3 पार्ट को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज हम उसी तीनों पार्टों को लेकर के और कुछ अनुवाद के सिलसिले को शुरू करते हैं। हो सकता है मैंने वहाँ पर आपको थोड़ा सा अनुवाद डिफ़िकल्ट नहीं बताया होगा या फिर आपको बनाने में दिक्कत हो रही होगी। तो चलिए आज हम कुछ अनुवाद को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पिछले क्लास में हमने अनुवाद के सभी स्ट्रक्चरों को समझ लिया था। और उस स्ट्रक्चर में हमने जो 5 स्ट्रक्चर पढ़ा था, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और रिट लकार। तो आज हम उन्हीं से अनुवाद को उठाते हैं, ठीक है, और बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम पहला अनुवाद लेते हैं। हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। अब दोस्त इस अनुवाद को पहले पहचानिए। ये अनुवाद क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है हमारा हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसको हम पहले बनाने से पहले सोचेंगे जो ये अनुवाद किस लकार का है और ये कहना क्या चाह रहा है। तो एक बार जरा स्ट्रक्चर में आपको याद दिला दूँ। एत एताम एयू ए एतम एत एयम एव एम, यानी विधिलिंग में हमने पढ़ा था जो विधिलिंग किसके लिए उपयुक्त होता है? तो चाहिए के लिए। विधिलिंग किसके लिए? चाहिए के लिए। स्ट्रक्चर क्या कहता था उसका? एत एताम एयू, जो हमने पढ़ा रखा है। अनुवाद वही कह रहा है हमेशा सच बोलना चाहिए। तो चाहिए मतलब क्या? ये विधिलिंग का अनुवाद है, ठीक ना। चलिए बनाने का प्रयास करेंगे। हमेशा का दोस्त होता है सदा। संस्कृत में आपको शब्दार्थ बहुत याद करना पड़ेगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आप शब्दार्थ ढेर सारा याद करें। मैं शब्दार्थ भी आपको बना करके दूंगा वीडियो उसका, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक ना। हमेशा क्या होता है? सदा। और सत्य का होता है, सच का होता है सत्यम। तो सदा सत्यम। क्या चलेगा स्ट्रक्चर अपना? एत एताम एयू। तो सदा सत्यम वदेत। क्या चलेगा? वदेत। क्यों चलेगा वदेत? क्योंकि यहाँ पर ना एक वचन का बोध हो रहा है। हमेशा सच बोलना चाहिए, एक वचन से क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग एत को उठाएंगे। तो सदा सत्यम वदेत, एत यानी वदेत। तो इस तरीके से हम इस अनुवाद को सोल्व कर देंगे। दूसरा अनुवाद जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। अब जरा इस अनुवाद को देखिए। मैं पढ़ूंगा, कहाँ जाकर के पढ़ूंगा? भविष्यत काल में। और भविष्यत काल का स्ट्रक्चर अपना क्या कहता था? अस्यति अस्यत अस्यन्ति, यही ना था? अस्यति अस्यत अस्यन्ति, स्ट्रक्चर यही था। चलिए मैं का क्या होता है दोस्त? अहम। अहम मीन्स मैं। अब पढ़ूंगा तो कहाँ जाकर के पढ़ूंगा? भविष्यत काल में। अब भविष्यत काल का स्ट्रक्चर ये उठाएंगे। तो इसका ना ये गौर कीजिए जो ये अनुवाद किस लकार में जा रहा है, सॉरी ये कहाँ पर जा रहा है? प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। तो मैंने कहा था आपको जब उत्तम पुरुष का एक वचन रूप उठाएंगे तो वहाँ पर अपने ऊपर बात लेंगे, यानी कि मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो ये उत्तम पुरुष का क्या है? एक वचन रूप है। और एक वचन का क्या हो जाएगा? आमी आव आम। तो अहम क्या हो जाएगा? पठिष्यामि, क्योंकि भविष्यत काल में असत्य चलता है तो पठिष्यामि ये रूप चलेगा अपना। अहम पठिष्यामि। अगर इसी जगह पर मैं कह दूं मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था। अब जरा इसको गौर करना। मैं पढ़ता था कहाँ? पास्ट टेंस में ना, यानी कि मैंने भूतकाल में पढ़ के छोड़ दिया। तो मैं पढ़ता था, तो इसी का बन जाएगा अहम। क्या? पढ़ता था। था के लिए क्या था? लंग लकार। और लंग लकार का स्ट्रक्चर क्या था? तीता अंति। लट लकार का, लोट लकार का हो जाएगा तूता मंतु। और लंग लकार का तो ताम अन औतम त, और उसमें आगे में हम औ जोड़ते थे तो ताम अन। अब बनाना है जिसके हमको अपठती पर, तो पठती पर बनाना है हमको, तो क्या बनाएंगे? अपठत। चूंकि हमको आगू में पहले अ जोड़ना होगा तो अपठत, अपठत, तो अपठताम, फिर अपठन, फिर अपठ, फिर अपठतम, फिर अपठत। तो मैं के लिए क्या होगा? अहम। अहम तो मैं के लिए फिक्स है। अब मैं पढ़ता था यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन रूप, तो क्या चलेगा अपना?
तो ताम अन औ तम तो अम आब आम, तो अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम, क्या हो जाएगा? अपठम, अपठम, ये हो जाएगा अपना रूप, ठीक ना, अपठम। तो इस प्रकार से अगर इसी का मैं अगर बोल दूं मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप इसको कैसे बनाओगे? पहले ये समझो ये किस में है, ये है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल बोले तो लट लकार, लट लकार बोले तो तीता अंति। तो मैं का क्या होता है? अहम, क्या? आमी आवह आम, तो पठामी, अहम पठामी। तो इस फॉर्म को हम तीनों रूप में बना लिए, जैसे कि मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ूंगा। अब इसी को देख लो, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। अब इस बात को समझो, मुझे पढ़ना चाहिए। अब चाहिए कहाँ होता था दोस्त? तो चाहिए होता था विधिलिंग में। तो मुझे का भी यहाँ पर अहम ही होगा, यहाँ पर हम जो है ना इसका कोई रूप चेंज नहीं करेंगे। तो मुझे का क्या हो जाएगा? अहम। अब पढ़ना चाहिए ना, तो क्या चलता था रूप अपना? एतताम एयु एतम एत एयम एव एम, तब पठेत पठेत पठेताम पठेयु पठेव पठे पठेम पठेयम पठेयम पठेव पठेम, तब पठेयम चलेगा, पठेयम, यानी कि बन गया मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। अगर मैं इसी को किस में ले जाऊं? लोट लकार में ले जाऊं, और लोट लकार में कहूं, जो लोट लकार में तो आज्ञा अनुरोध से, आज्ञा अनुरोध प्रश्न आशीर्वाद से अनुवाद बनता है। तो यहाँ पर ना मुझे के लिए होगा तुम्हें, मुझे के तुम, या मुझे खेलना, मैं खेलूं, यहाँ पर अनुरोध करेगा। मैं, जैसे मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, यहाँ पर क्या करेगा? क्योंकि आज्ञा अनुरोध प्रश्न आशीर्वाद से जुड़ा हुआ अनुवाद इसमें आता है, तो मैं पढ़ूं। अब जरा इसको गौर करो, ये आज्ञा मांग रहा है कि अनुरोध कर रहा है, कि प्रश्न कर रहा है, कि आशीर्वाद कर रहा है? मैं पढ़ूं, तो ये अनुरोध कर रहा है, अगला से अनुरोध कर रहा है। और अनुरोध जखन ही आ जाएगा ना, तखन ये अनुज्ञा हो जाएगा। और अनुज्ञा का स्ट्रक्चर क्या होता है? तू तामंतु, तो तू तामंतु औतम तो आनी आब आम। तो मैं तो किसका रूप है? मैं समझ गए, जो ये उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। तो मैं के लिए तो अहम ही हम प्रयोग में लाएंगे, तो अहम। अब पढ़ूँ तो क्या? अनुज्ञा के लिए क्या था? तू ताम अंतु औतम तो आनी आब आम, तब पठानी, पठानी, ये रूप चलेगा, ठीक है। तो अहम पठानी। तो इसी सेंटेंस को मैंने 5 विधि से बनाया। क्या? मैं पढ़ूंगा यानी भविष्यत काल, मैं पढ़ता था भूतकाल, मैं पढ़ूं अनुज्ञा, आज्ञा, अनुरोध, प्रश्न, आशीर्वाद, मुझे पढ़ना चाहिए, चाहिए के संदर्भ में, और मैं पढ़ता हूं वर्तमान काल। तो एक अनुवाद को मैंने 5 रूप से सोल्व किया, और 5 रूप से ये आसानी से बन गया। कहने का मतलब क्या है ना, चाहे चाहिए हो, चाहे अनुज्ञा हो, चाहे लट हो, चाहे लोट हो, चाहे लंग हो, चाहे विधिलिंग हो, चाहे लेट हो, कोई सा भी लकार हो, आपके पास में स्ट्रक्चर पता है ना, आप अनुवाद को सोल्व कर लीजिएगा। चलिए हम अगला अनुवाद देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है ना क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछता है पेड़ से पत्ता गिरता है। अब जरा इस अनुवाद को बनाने की कोशिश कीजिए। अब पहले सेंटेंस को पढ़िए। पेड़ से पत्ता गिरता है। दोस्त यहाँ पर पत्ता की बात हो रहा है, पत्ते की बात नहीं हो रहा है। पत्ते की जखन ये बात होगा ना, तखन ये बहुवचन हो जाएगा। पत्ता की बात हो रहा है, इसका मतलब एगो पत्ता गिर रहा है। मैं इस पर ना ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के मेरे अनुवाद वाले सेक्शन में और तीनों पार्ट जरूर देखें। पत्ता बोले तो एक वचन, एक वचन बोले जिससे एक जाति का बोध हो, अब पत्ते बोले तो बहुवचन जिससे अनेक जाति का बोध हो। तो पेड़ से पत्ता गिरता है। सबसे पहले तो आप ये पहचानो जो ये अनुवाद जो है ये किस में है, वर्तमान काल में है कि भूतकाल में है कि भविष्यत काल में है। देखो वर्तमान काल के लिए ता है, मैंने बतला दिया था वर्तमान काल के लिए ता है। तो ये सबसे पहले जानेंगे हम, ये लट लकार का अनुवाद है। कौन सा लकार का? लट लकार का। चूँकि लट लकार में ता है की क्रिया हो रही है, इसको हम समझ गए। पत्ता एगो गिरता है, इसका मतलब ये एक वचन का रूप है। किसका रूप है? एक वचन का। पत्ता गिरता है ना, एक वचन। एक वचन कहाँ चलेगा? यानी कि पेड़ से पत्ता, एगो पत्ता गिरता है तो ये चल जाएगा अपना किस में? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष, इसको भी समझ गए, प्रथम पुरुष।
तो पेड़ से पत्ता गिरता है, लट लकार का अनुवाद है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है। इतना हम समझ गए। तो लट लकार का स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या था अपना? ती, तह, अंति, ये रूप चलेगा वचन में। तो एक वचन तो हमको लेकर चलना है, प्रथम पुरुष का ही रूप है, प्रथम पुरुष में ही चलेगा ये। चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं। पेड़ का क्या लिखेंगे हम? वृक्षात। अब देखो वृक्षात, आप क्वेश्चन कर सकते हो सर वृक्षात के जगह पर आपने वृक्ष क्यों नहीं लिखा? वृक्ष क्यों नहीं लिखा? वृक्ष मतलब ही वृक्ष होता है, वृक्ष मतलब ही पेड़ होता है, लेकिन आपने यहाँ पर वृक्ष क्यों नहीं लिखा? तो दोस्त मैं आपको बता दूँ, वृक्ष इसीलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी आप कर्ता कर्म की बात करोगे ना, कर्ता और कर्म, करण, संप्रदान, इसकी बात करोगे ना, तो इसमें क्या है ना, पेड़ से पत्ता गिरकर अलग होता है, यानी कि ये पेड़ इस पत्ते को जुदा कर रहा है। ये दोबारा पत्ता पेड़ में आकर के नहीं सटने वाला है, यानी कि यहाँ पर ना एक दूसरे से क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। अलगाव, अलगाव मतलब क्या? दूरियां बन रही है। और ये पत्ता दोबारा पेड़ में जाकर सटने वाला नहीं है। और जखन ये नहीं सटेगा ना, अलगाव होगा ना, तो अलगाव में हम लोग आत का प्रयोग करते हैं। किसका? आत का। जखन ये अलगाव होगा तखन ये आत का। तो यहाँ पर हमने आत का प्रयोग किया, वृक्ष के जगह पर वृक्ष आत का प्रयोग किया, वृक्षात, इसको हम लोग वृक्षात बोलते हैं। ये बात आप माइंड में फिट कर लेना। दुनिया की कोई भी वस्तु जब निश्चित स्थान से टूट करके अलग होगी ना, तो वहाँ पर आत का प्रयोग होगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मैं पेड़ से डाली को ही तोड़कर अलग कर दूँ ना, तो आत का प्रयोग होगा। तो ये चीज़ आप फिक्स कर लेना माथा में। आत का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ से अलगाव होगा। तो यहाँ से पेड़ से पत्ता का अलगाव हो रहा है, तो वृक्षात लग दिया, ठीक ना। अब पत्ता एगो है तो क्या लगाएंगे? पत्रम। क्या लगाएंगे? पत्रम। तो वृक्षात पत्रम। गिरता है ना, तो गिरता है के लिए एगो पत्ता गिरता है, तो पतती, पतत, पतंती, ये तीनों में कौन सा रूप लगाएंगे? बहुवचन तो नहीं लगा सकते हैं, चूँकि पत्ते नहीं गिरता है तो पतंती नहीं लगेगा। पतता यानी दूगो पत्ता तो नहीं गिरता है, क्यों गिरता है? तो पतता भी नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? पतती। तो लिखेंगे हम पतती। तो हो गया हमारा अनुवाद, वृक्षात पतरम पतती। अब इसी अनुवाद को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अगर मैं कर दूं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब ज़रा गौर करना फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पत्ता गिर रहा था तो पतरम पतती लगा, यहाँ पर अनेक सारा पत्ते गिर रहे हैं तो क्या लगना चाहिए? तो वही चलेगा अपना रूप वृक्षात। अब पतरम की जगह पर कर देंगे पतरानी। क्या कर देंगे? पतरानी, चूँकि ढेर सारा पत्ता गिर रहा है, वृक्षात पतरानी। अब पतती न चल करके पतंती रूप चलेगा, चूँकि बहुवचन यानी बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, तो पतंती। तो आ गई बात समझ में, ये चीज़ आप समझ गए। चलिए हम इससे जुड़ा हुआ एक और अनुवाद बताते हैं आपको। अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैं कलम से पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं कलम से पढ़ाता हूँ। अब इस अनुवाद को देखिए, मैं कलम से पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको इसका लकार पहचानना है। लकार कौन सा है? मैं कलम से पढ़ाता हूँ, यानी कि ये वर्तमान काल चल रहा है दोस्त। मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, तो वर्तमाने में न पढ़ा रहा हूँ, तो वर्तमान काल रूप चल रहा है। वर्तमान काल जखन ये चलेगा तो कौन सा लकार चलेगा? चलेगा अपना लट लकार। तो लट लकार तो चल रही है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो चलिए अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। मैं का क्या होता है? अहम। मैं का अहम। कलम का क्या होता है? अहम। कलमेन, यानी कलम से पढ़ाता हूँ तो यहाँ लिखेंगे हम कलमेन। अब दोस्त यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बनेगा, सर कलम से का आप यहाँ पर कलमा भी तो लिख सकते थे क्या? आप कलमा भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपने कलमा नहीं लिख करके कलमैन क्यों लिखा? ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। आप ये क्वेश्चन जो है ना पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर बनाने जाओ तो ये चीज़ आपके माइंड में आना चाहिए। जो सर ने यहाँ पर अहम कलमा भी लिख सकता था, लेकिन अहम कलमेन क्यों लिखा? देखो दोस्त, जिस तरीके से यहाँ अलगाव हो रहा था ना, उसी तरीक़ा से यहाँ पर क्या होगा? लगाव हो रहा है। बात को समझना है। यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा था? अलगाव। यहाँ क्या हो रहा है? लगाव। अलगाव लगाव में फ़र्क है। मुझे मम्मी से प्यार है, यानी कि मुझे लगाव है, ठीक ना। मुझे जो है ना फलना आदमी, यानी मुझे ना अपने दोस्त से नफरत है, यानी कि वहाँ पर क्या है? अलगाव है।
मुझे मम्मी से प्यार है यानी कि लगाव है, और मुझे दोस्त से नफरत है यानी कि अलगाव है। तो अलगाव और लगाव तो बुझ नहीं आ गया ना आपको, यानी कि एक जगह जा कर के सट जाना, कहीं से दूसरे के मतलब हट जाना अलगाव और सट जाना लगाव। तो ये क्या था? अलगाव। और ये क्या है? लगाव। किसके साथ? तो मुझे ना कलम के साथ लगाव है। मुझे किसके साथ लगाव है? कलम के साथ। तो कलम के साथ जखनिए लगाव है ना, तो यहाँ पर एन लगेगा। क्यों लगेगा एन? क्योंकि मैंने बताया कर्ता कर्म के नियम के अकॉर्डिंग ये हुआ क्या? लगाव। अलगाव, अलगाव में जुड़ा आत। ये ना कर्ता कर्म करण के अनुसार से ना ये हुआ लगाव, और लगाव में जुड़ता है कौन सा? तो आय, सॉरी एन। क्यों जुड़ता है एन? क्योंकि कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये संप्रदान में आता है आत। आपादान में आता है आपका अलगाव। तो आपादान में ना हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि जिसका जिससे लगाव होता है ना वहाँ पर हम लोग एन लगा देते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बना करके भी आपको दूंगा, फिलहाल में आप इसको यहाँ पर समझो एन लगाना है। तो मेरा ना कलम के साथ लगाव है, क्योंकि मैं कलम से लिखता हूँ, मेरा माध्यम कलम है। अगर कलम ना होता तो शायद मैं नहीं लिख पाता। तो इस कारण से मेरा कलम से लगाव है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कलमेन किया, न कि कलमा किया। ओके, तो अहम कलमेन। अब पढ़ता हूँ ना, तो लकार कौन सा चलेगा अपना? तीता अंति चलेगा, रूपना था तीता अंति सीता था आमी। चूँकि ये उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, तो आमी। तो क्या लिखेंगे हम? प ठा अमी। तो अहम कलमेन पठामी, मैं कलम से पढ़ाता हूँ। आगे बात समझ में? अहम कलमेन पठामी। तो इस तरीके से ये अनुवाद और ये अनुवाद थोड़ा सा ही डिफरेंट है। क्या है? इसमें अलगाव हो रहा है, उसमें लगाव हो रहा है। तो ये अनुवाद आप समझ गए। चलिए हम कुछ अलग तरीके से अनुवाद को समझते हैं। तो दोस्त, आपने अनुवाद को समझा और जाना। चलिए हम यहाँ पर कुछ अनुवाद आपको देते हैं, थोड़ा सा टफ अनुवाद है। आप उसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, और मेरे ख्याल से आप उसे बना ही लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपसे वो अनुवाद बन ही जाएगा। ठीक है ना? चलिए हम अनुवाद को देखते हैं। हमारा पहला अनुवाद है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अगर थोड़ा सा आप इस पर गौर कीजिएगा ना, तो ये अनुवाद आपको बहुत ही आसान लगेगा और बनाने में भी मज़ा आएगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो अगर आपने टोटल वीडियो देखा है तो आप बना सकते हो। अगला अनुवाद लेते हैं, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। उस तरीके से अगला अनुवाद लेते हैं, हमें माता की सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए। फिर अगला अनुवाद हम लेते हैं, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला अनुवाद हो जाएगा, महात्मा ब्राह्मण को गाय देता है। महात्मा ब्राह्मण को गाय देता है, या फिर आप महात्मा के जगह पर ना राजा भी कर लेना, दोनों में से कोई एक करके बना लेना। महात्मा ब्राह्मण को गाय देता है या फिर राजा ब्राह्मण को गाय देता है। ये हमारे 5 अनुवाद है। आपसे उम्मीद है जो इन 5 अनुवाद को आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपने वो 5 लकार पढ़ा है तो आपको इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और या फिर अगर आपको ये अनुवाद पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इसे सोल्व करके। तब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।